Hello everyone and welcome to the channel Rambo Let's Learn classes. So student, today in this video we are going to start गुप्त पीरियड. ओके, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये जो गुंबद बनी हुई है जिसे बोलते हैं आयरन पिलर. क्या स्टूडेंट? आयरन पिलर जो स्टूडेंट ये बनाया था किसने? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने. ठीक है, वहीं कुतुब मीनार की बात की जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, तो आपको पता ही होगा. ठीक है, तो ये जो है मिडिवल हिस्ट्री की बात है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था. जो कुतुब मीनार आपको नज़र आ रही मिडिवल हिस्ट्री, ये मध्यकालीन भारत में बनाई गई इमारत थी. जबकि बात की जाए गुप्तकालीन इमारत की, तो गुप्तकालीन इमारत जो है कहाँ पर स्थित है? ये जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, कुतुब मीनार के ही पास स्थित है. कुतुब मीनार की जो बाउंड्रीज है स्टूडेंट, वहीं पर स्थित है ये. और चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाई थी, ये मैंने आपको बताया था. ठीक है, और हमारा जो आज का स्टूडेंट टॉपिक जो है वो है क्या है? चंद्रगुप्त पीरियड के बारे में ही है. तो इसलिए मैं जो हूँ ये स्क्रीन जो है आपके सामने लेकर के आई हूँ. इसके थ्रू ही हम क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे, अपने टॉपिक की स्टार्टिंग करेंगे. तो मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इसको जो है बनवाया था. ये मैं हर बार जब भी डिस्कस कर रही हूँ किसी भी गुप्तकालीन सीरीज़ की स्टार्टिंग में, तो मैं आपको ये चीज़ ज़रूर दिखा रही हूँ. ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय कौन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, जिन्होंने एक उपाधि धारण की थी. मैंने आपको बताया था कौन सी थी वो उपाधि? विक्रमादित्य नाम की उपाधि थी. और इन्होंने कब धारण की थी? जब इन्होंने शकों को जो है पराजित किया था. शकों को क्या करा था? हराजित किया था. शकों को पराजित करने के बाद में, शकों को पराजित जब किया था. ठीक है, शकों को पराजित करने के बाद में जो इन्होंने उपाधि धारण की थी, इसका नाम क्या था? विक्रमादित्य. ठीक है, तो ये समुद्रगुप्त के पुत्र थे. समुद्रगुप्त के पुत्र थे और इनके दादा का नाम था चंद्रगुप्त प्रथम. ओके, चंद्रगुप्त प्रथम के ये पोते थे. समुद्रगुप्त ने अपने पिता के ही नाम पे जो है उनका नाम रखा था चंद्रगुप्त. सिर्फ क्या डिफरेंस था? चंद्रगुप्त द्वितीय था और उनकी जीवन में जितनी घटनाएं हुई, उनका जीवन अलग था, उनका जीवन अलग था, बस उनका नया नाम जो था सेम था. ओके, समुद्रगुप्त के पिता जो थे चंद्रगुप्त प्रथम थे, अपने पिता के नाम पे ही इन्होंने अपने पुत्र का नाम रखा चंद्रगुप्त द्वितीय. ठीक है, और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य हैं, इनके कई सारे नाम हैं. जैसे बात की जाए देवगुप्त, दिखाई दे रहा है स्टूडेंट आपको? देवगुप्त, देवराज और देवश्री. ओके, तो ये कई सारे इनके नाम हैं. देवराज, देवगुप्त और देवश्री. चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे चंद्रगुप्त प्रथम के पोते थे. इनके पिता की बात की जाए तो इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था समुद्रगुप्त. और बात की जाए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल की, तो इनका शासनकाल जो था स्टूडेंट 375 से 415. 375 से जो है 415 का जो काल था किसका था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का था. और मैंने बताया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम में ही जो 9 रत्न जो थे, जो कहाँ रहा करते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के जो द्वारा बनाई गई कैपिटल थी, 2 कैपिटल थी. एक कैपिटल का नाम था पाटलिपुत्र, जो कि मौर्यों की भी कैपिटल थी. दूसरी इन्होंने बनाई थी कैपिटल, जिसका नाम था उज्जैन. उज्जैन में ही 9 रत्न जो रहा करते थे. मैंने आपको बताया था, प्रीवियस वीडियो में देखेंगे आप. और ट्रिक वाइज मैंने बताया था आपको ध्यान हो तो मैं आपको दोबारा से डिस्कस करके बता दूंगी वो ट्रिक क्या थी. और आप इसका ट्रिक के मध्य से जो है नवरत्नों को जो है अच्छे से फाइंड आउट कर पाएंगे. और एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि नवरत्न में से कौन सा सम्मिलित नवरत्न शामिल नहीं है. ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. नहीं में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो नहीं वाले क्वेश्चन को हम आंसर करने के लिए हमें क्या करना है? इसका पॉजिटिव वे से इसको क्वेश्चन को पहले हमें करना है कि नवरत्न में कौन कौन शामिल हैं. जब हम ये चीज़ देख लेंगे, इसको लर्न हो जाएगा हमारे माइंड में, तो जो शामिल नहीं है तो उसको हम अपने क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से फाइंड आउट कर पाएंगे. ठीक है, किसी प्रॉब्लम के, ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम के हम जो है इसको फाइंड आउट कर पाएंगे अपने क्वेश्चन के आंसर को. तो एक बार मैं आपको क्या करती हूँ, नवरत्नों की जो है ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ जो मैंने आपको पढ़ाई थी. ठीक है, बाकी एक बार देख लीजिएगा. चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में आपको हर वीडियो में बार बार डिस्कस करवा रही हूँ. बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है मिलता ही. आप चाहें तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को उठा के देख सकते हैं और आपको क्वेश्चन जो है स्टूडेंट मिल जाएंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से रिलेटेड. यही पूछा जाता है इनके शासनकाल के बारे में पूछा जाता है 375 से 415. या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किसके बेटे थे, इनके दादा का नाम क्या था. ठीक है ना, चंद्रगुप्त प्रथम जो है इनको ही
उनको ही गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है ना, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ओके, और चंद्रगुप्त प्रथम जो थे उनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था श्रीगुप्त, सॉरी दादा का नाम था श्रीगुप्त। ये घटोत्कच के बेटे थे, ये मैंने आपको बताया था। ओके, चलिए तो अपने टॉपिक को आज स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। सो लेट्स गेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 40। ओके, आप चैनल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए एक बार, ये मैंने आपको पढ़ाया था। यहाँ पर मैंने इसको क्यों डिस्कस नहीं करवाया, इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपके सामने कुतुब मीनार नहीं है। तो क्योंकि जो कुतुब मीनार वाला एरिया जिससे हमें पता चलेगा ये जो है आयरन पिलर जो दिल्ली में स्थित है, कुतुब मीनार वाली जगह पर। ठीक है, तो इसलिए मैंने वो लेके आई थी आपके लिए। और मैंने बताया था इसके ऊपर गरुड़ जो बना हुआ है, क्या बना हुआ है? गरुड़। इस पर जो स्टूडेंट क्या बना हुआ है? गरुड़ बना हुआ है, जिससे पता चलता है गरुड़ जो है सवारी है किसकी? विष्णु की सवारी है, जिससे यह पता चलता है कि वो किसको मानने वाला था? विष्णु को मानने वाला था। कौन? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ओके, और जैसे कि कहा भी जाता है जो ये गुप्त जो काल है, इसको एका ब्राह्मण भी कहते हैं। एका ब्राह्मण का काल भी कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले जो है वर्ण व्यवस्था या फिर जो हमने पढ़ा था मौर्य काल में इतना नहीं था। मौर्य काल में इसके पास पावर हुआ करती, वही राजा बनता था। लेकिन यहाँ पर क्या था? यहाँ पर जो उच्च जाति का था ज़्यादातर इसके पास क्या बोलते वंश अच्छा था, जिनके पास उच्च जाति होने का प्रमाण था, उच्च जाति जिनके पूर्वज जिनको मिली हुई थी, तो वही लोग जो है उस टाइम पर राजा बना करते थे। ब्राह्मणवाद जो है इस टाइम पर जन्म ले लिया ब्राह्मणवाद ने गुप्त काल में। ठीक है, तो इसलिए इसको ब्राह्मण भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर पे अपने। देखिए क्वेश्चन नंबर 41, ये सभी आपको मैं डिस्कस करवा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 41। ओके, क्वेश्चन 41 आपकी स्क्रीन पर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 41, और मैं आपको जितने भी क्वेश्चन स्टूडेंट मैंने आपको करवाए हैं अभी तक के, उनमें से सभी क्वेश्चन वही हैं जो मैंने ओवरव्यू में से करवाए हैं। ओके, तो आप मेरा जो ओवरव्यू है इसको ज़रूर देखें गुप्तकालीन, इसके साथ साथ फिर क्वेश्चन लगाएं। ओके, क्वेश्चन 40 देखेंगे एक बार। ये हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन नहीं है, बल्कि हमारा प्रीवियस वीडियो का क्वेश्चन है जिसको हम रिकॉल करेंगे। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या कहा गया है इसकी में 40 में। देखते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 40। देखिए, सती प्रथा, क्या लिखा है स्टूडेंट? सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य जो है प्राप्त हुआ है कहाँ से? पहले क्या लिखा हुआ? एरन से, बी में लिखा जूनागढ़ से, सी में लिखा मंदसौर से, और डी में लिखा हुआ सांची से। तो सती प्रथा का मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको ध्यान हो। सती प्रथा के बारे में बताया था। ये अभिलेख जो है मैंने आपको बताया था एमपी में है। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ ओवरव्यू, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको माइंड में आ जाएगा आंसर। मैंने बताया था एमपी में है, और मैंने आपको बताया था कि कन्नीघम, क्या स्टूडेंट? कन्नीघम ने जो है इसको खोजा था, कन्नीघम ने खोजा था। और मैंने आपको बताया इसमें सती होने का जो है सती होने का सबसे पहला साक्ष्य, सबसे पहला जो साक्ष्य है किसका? सती होने का जो सबसे पहला साक्ष्य है वो कहाँ से मिला था? यहीं से मिला था। दोबारा बता देती हूँ, ये एमपी में है, और कन्नीघम ने इसको खोजा था। सती होने का पहला साक्ष्य जो है इसी अभिलेख से मिला था। तो वो कौन सा अभिलेख है? और मैंने आपको बताया था कि कलकत्ता म्यूज़ियम में जो है, कहाँ पर स्टूडेंट? कोलकाता म्यूज़ियम में जो है स्टूडेंट, कोलकाता म्यूज़ियम में जो है स्टूडेंट इसको संग्रहित किया गया है, संग्रहालय में जो है इसको रखा गया है। ठीक है, तो वो कौन सा अभिलेख है? तो क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो ये, और मैंने आपको बताया था 510 में जो है ये अभिलेख बना था। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर की बात की जाए तो जो मैंने इतने सारे आपको क्लू दे दिए, तो राइट आंसर पे आपको आने में टाइम नहीं लगना चाहिए। क्वेश्चन 40 का जो राइट आंसर वो क्या है? एरन। क्या स्टूडेंट? एरन जो है क्या है? ऐसा अभिलेख है जिसमें जो है सती प्रथा का जो है जिक्र है,
और इसमें सबसे पहले सती होने के जो है साक्ष्य मिले हैं, कन्नी निगम ने खोजा है। 510 में जो है इस अभिलेख का निर्माण हुआ और ये कहाँ है, एमपी में है और कोलकाता म्यूजियम में इसको संग्रहित किया गया है। ठीक है, राइट आंसर 40 का है। एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख क्या लिखा हुआ स्टूडेंट, लिखा हुआ है सती प्रथा का प्रथम अभिलेख ये साक्ष्य एरन से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की पत्नी के जो है सती होने के साक्ष्य मिले हैं। गोपराज नामक क्या था, सेनापति था, उसकी पत्नी के सती होने के साक्ष्य मिले हैं। तो कहा जाता है गुप्तकालीन प्रथम ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें सती प्रथा के या फिर सती होने के सबसे पहले साक्ष्य हैं, तो वो कौन सा स्टूडेंट, एरन अभिलेख है। दोबारा से बता देना चाहूँगी आपको, कोलकाता म्यूजियम में जो है इसको संग्रहित किया गया। ये एमपी में स्थित है। 510 ईस्वी में जो है इस अभिलेख की प्राप्ति हुई है, बना है अभिलेख इसमें लिखा होगा 510। कन्नी निगम ने इस अभिलेख को एरन अभिलेख को खोजा है और सती होने के जो सबसे पहले साक्ष्य हैं वो कहाँ मिले हैं स्टूडेंट, एरन अभिलेख में मिले हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन स्टूडेंट, इसलिए मैं इसको 2-3 बार आपको पढ़ा रही हूँ। मैंने पहले वीडियो में पढ़ा दिया, मैंने आपको रिकॉल करवाने का पर्पज़ यही है कि आप जो है इस क्वेश्चन को आंसर करके आएँ। ठीक है, एग्ज़ाम में। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 41 हल्का सा मैं कम कर लेती हूँ, इसको थोड़ा समझा पाऊँगी आपको। क्वेश्चन नंबर 41 जैसे कि आपकी स्क्रीन पर है, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, वही क्वेश्चन दोबारा से पूछा हुआ है कि सती प्रथा का उल्लेख करने वाला प्रथम अभिलेख था। प्रथम अभिलेख, सती प्रथा का उल्लेख करने वाला प्रथम अभिलेख पहला क्या लिखा हुआ है, ए होल, बी में जूनागढ़, सी में नानाघाट और डी में क्या है, एरन। तो अभी हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट, एमपी में स्थित है। इसके साथ हमने क्या पढ़ा था, कोलकाता म्यूजियम में इसको रखा गया है, कन्नी निगम ने इसको खोजा है, सती होने के जो पहले जो साक्ष्य हैं वो इसी अभिलेख मिला। तो वो कौन सा अभिलेख है स्टूडेंट, 510 में ये बनाया गया अभिलेख। तो ये कब था स्टूडेंट, एरन अभिलेख इसका नाम। ओके, तो 41 का राइट आंसर स्टूडेंट क्या है, डी। 41 का राइट आंसर क्या है स्टूडेंट, डी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन 42 पर। कायस्थ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस स्मृति में मिलता है। कायस्थ क्या स्टूडेंट, कायस्थ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस स्मृति में मिलता है, किस स्मृति में मिलता है। पहला ऑप्शन लिखा है नारद स्मृति, बी में लिखा है पराशर स्मृति, सी में लिखा है याज्ञवल्क्य की स्मृति और डी में लिखा हुआ मनु स्मृति। डी में क्या लिखा है स्टूडेंट, मनु स्मृति। तो अब बात करें क्वेश्चन नंबर 42 की, तो 42 का राइट आंसर स्टूडेंट क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर है कायस्थ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस स्मृति मिलता है, तो याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है कायस्थ शब्द का उल्लेख। ओके, आगे चलते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन पर समझते हैं। इस एक्सप्लेनेशन के जरिए कायस्थ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है, जबकि गुप्तोत्तर काल की ओशनस स्मृति में एक जाति के रूप में उल्लेख मिलता है, ओशनस स्मृति। ओके, इम्पोर्टेंट फैक्ट में दिया। और ऋग्वेद के, मैंने बताया था आपको, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 10-31 सूत्र हैं। ठीक है, मैंने आपको पढ़ा था। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को विराट पुरुष के चार विभिन्न अंगों से उत्पन्न, मैंने बताया था आपको, और मैंने आपको बताया था, आपको बताऊंगी आगे। तैंतरीय संहिता में वैश्य वर्ण का मुख्य व्यवसाय जो था वो क्या था, उद्यम, कृषि और पशुपालन बताया गया था। सर्वप्रथम पराशर स्मृति में कृषि को ब्राह्मण वर्ग की वृत्ति निरूपित किया गया है, जबकि ज्वालो उपनिषद में चारों आश्रमों का जिक्र है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, देखिए एक बार मैंने आपको पढ़ाया था चारों वर्णों के बारे में, किसके बारे में, चारों वर्णों के बारे में। और विराट पुरुष के मुख से कहा जाता है, विराट पुरुष के मुख से किसकी उत्पत्ति हुई, ब्राह्मणों की। भुजा से किसकी उत्पत्ति हुई स्टूडेंट, क्षत्रियों की। किसकी स्टूडेंट, क्षत्रियों की। और जो जांग है, जांग, उसमें किसकी उत्पत्ति हुई, वैश्य की। ठीक है,
जांग और पैरों से कहा जाता है, विराट पुरुष के पैरों से जो है शूद्र जो हैं, जिनको बिल्कुल निम्न दर्जा दिया गया है समाज में, तो शूद्रों का जो जन्म हुआ है विराट पुरुष के पैरों से हुआ है। एक बार दोबारा भी देख लेंगे, ये तरह से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि विराट पुरुष के मुख से किसका जन्म हुआ, ब्राह्मण का, और भुजा से क्षत्रिय का, और जांग से जो है वैश्य का, और पुरुष का जो है और जो पैर से जो है शूद्र का जन्म हुआ। और ये 4 वर्णों की जो बात की गई किसमें, ऋग्वेद के अंदर एक पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त, उसमें इन 4 वर्णों का जो है जिक्र है। ठीक है, ये 4 वर्ण आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ठीक है, तो ये मुख से और भुजा से और जांग और पैर से ये इनका क्या हुआ, विराट पुरुष के हर एक जगह से जो है इनका जन्म माना जाता है। ये बात होगी इम्पोर्टेंट। ओके, इसके साथ साथ मैंने बताया जवालोपनिषद, क्या स्टूडेंट, जवालोपनिषद में 4 ब्राह्मण की बात की गई है, ब्राह्मण ही 4 आश्रम की बात की गई है। 4 आश्रम कौन से हैं, मैंने जब आपको ऋग्वैदिक काल और वैदिक काल पढ़ाया था तो मैंने आपको पढ़ाया 3 ब्राह्मण, इनके बारे में, आश्रमों के बारे में। तो देखिए एक बार आश्रम के बारे में, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आश्रम में पढ़ाते हैं आपको। देखिए मैंने आपको पढ़ाया था आश्रम। मनुष्य की जो एज मानी गई है वैदिक अध्ययन के मुताबिक देखा जाए तो कितनी मानी गई है, 100 वर्ष। 100 वर्ष मानी गई है। सबसे पहला माना जाए 25 साल में बच्चा क्या करते हैं, ब्रह्मचार्य। इसका मीन्स क्या होता है, गुरु के समीप जाना। ठीक है ना, तो ये क्या करता है, इस टाइम बच्चा फिर सिर्फ एजुकेशन लेता है, फिर 25 साल के बाद क्या होती है, मैरिज हो जाती है, उसको बोलते हैं क्या, गृहस्थ आश्रम। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ आश्रम। उसके बाद में क्या था, वानप्रस्थ। ठीक है, 75 साल में वो जो होता है बच्चा, जो छोटी सी एज से लेकर के 75 साल का हो गया है, तो वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद में सारे जो अपने कर्तव्य हैं उनको निर्वाह करने के बाद में वो क्या करता है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, भगवान को खोजने के लिए, ठीक है, जो संसार के सुख सुविधाओं को त्याग करके वनों में चला जाता है, और वो क्या करता है, भगवान की आस्था में जो है लीन होकर के सारे सुख शांति को छोड़ करके समाज से दूर भगवान में क्या करता है, आस्था रखने के साथ साथ उसमें ही मगन रहता है। 75 और 100 में कहा जाता है संन्यास। ठीक है, तो ये 4 जो हैं क्या आश्रम बताए गए हैं, किसके मुताबिक, वैदिक काल के मुताबिक, कि व्यक्ति की जो एज मानी जाती है 100 वर्ष मानी जाती है, 100 साल मानी जाती है, जिसमें 25 वर्ष तक वो एजुकेशन लेता है। ठीक है, और 25 साल से 26 से 50 साल तक में क्या करता है, वो गृहस्थ आश्रम में एंट्री कर चुका होता है। 50 साल के बाद में वो 51 से लेकर 75 तक किसमें रहता है, वानप्रस्थ में रहता है। वन में क्या करता है, भगवान के गीत गाता है, भगवान में ही बस मगन रहता है। 75 ईयर्स से लेकर 100 ईयर तक वो क्या करता है, संन्यास ले लेता है, जब तक कि सभी चीज़ों से। ठीक है, तो संन्यास आश्रम इससे कहा गया। 4 जो है बड़े ही महत्वपूर्ण आश्रम है, और क्वेश्चन मोस्टली टाइम पूछा जाता है कि 4 आश्रम की व्यवस्था जो है कहाँ से मिलती है। ठीक है, तो कहाँ से मिलती है 4 आश्रमों की व्यवस्था, 4 आश्रमों के बारे में जो जिक्र है वो किसमें है, जवालोपनिषद में। किसमें स्टूडेंट, जवालोपनिषद में है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जवालोपनिषद जो है जिसमें 4 आश्रमों के बारे में जिक्र है, ये जवालोपनिषद किस में है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद, किस में से है ये। ठीक है, 4 आश्रमों की जो बात की गई वो किस वेद में है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये आपका क्वेश्चन है। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए क्या कहा गया है, आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन 43। कहा हुआ है, एक जाति के रूप में कायथों का सर्वप्रथम उल्लेख। क्या लिखा हुआ है, एक जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख, अभी हमने पढ़ा था। कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ये लिखा हुआ है आपके सामने, किस स्मृति में स्टूडेंट, किस में है, याज्ञवल्क्य की स्मृति में। इस याज्ञवल्क्य की स्मृति में अभी हमने क्वेश्चन को पढ़ा है, तो इसको ऑप्शन को हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑप्शन हमारे सामने अभी है। ठीक है, आंसर 43 का क्या होगा, ए। याज्ञवल्क्य की स्मृति में जो है कायथों
कायस्थ जो हैं उनका जो है सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ओके, तो कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है। ओके, आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 जैसे कि आपकी स्क्रीन पर है, ये देखिए। क्वेश्चन 44 की बात की जाए तो आपको नज़र आ रहा है क्वेश्चन 44 ये कितनी बार पूछा गया है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जाहिर जब ज़्यादा बार पूछा गया है तो इसको देखिए, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। किस युग को भारतीय इतिहास में क्लासिकल युग कहा गया है? क्लासिकल युग। किस युग को भारतीय इतिहास में क्लासिक युग कहा गया है? ठीक है, तो पहला क्या लिखा हुआ? मौर्य युग। ठीक है, बी में लिखा हुआ कुषाण युग। कुषाण युग का शासक किसे माना जाता है? कनिष्क को। कनिष्क जो है इंडो ग्रीक जो थे उनको इंडो ग्रीक भी कहा जाता था। उन्होंने ये सिक्के चलाए थे सर्वप्रथम। ठीक है, कौन से सिक्के? गोल्ड के कॉइन्स चलाए थे। ओके, और जो वजन में सबसे ज़्यादा भारी थे जो किसके थे? स्कंदगुप्त के। मैंने आपको पढ़ाया था प्रीवियस वीडियो में। ओके, आगे ऑप्शन में लिखा हुआ गुप्त युग, डी में लिखा हुआ सातवाहन युग। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया किसके बारे में? क्लासिकल युग के बारे में। तो क्लासिकल युग किसे कहा जाता है? ठीक है, क्वेश्चन 44 के राइट आंसर पे आते हैं। देखिए राइट आंसर क्या है इसका। क्वेश्चन नंबर 44 का, किस युग को भारतीय इतिहास का क्लासिकल युग कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। मौर्य युग, कुषाण युग, और सी में है गुप्त युग, और डी में क्या है? सातवाहन युग। तो क्वेश्चन ये आंसर की बात की जाए 44 के राइट आंसर की, तो राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट? गुप्त युग। गुप्त युग को जो है क्या कहा जाता है? भारतीय इतिहास का क्लासिकल युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लासिकल युग कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम के जो मैंने आपको बताया कि श्रीगुप्त शेष की स्टार्टिंग हुई थी, जो चंद्रगुप्त प्रथम के जो थे दादा थे, तभी से ही इस टाइम का जो जितने भी राजा रहे उन्होंने साम्राज्य विस्तृत होने के साथ साथ अपना जो बल था वो पूरी तरीके से पराक्रम जो था उनका वो दिखाया उन्होंने। इसके साथ साथ उन्होंने जनता की भलाई के लिए भी बहुत सारे कार्य किए। ठीक है ना, और इन्होंने हिंदुत्व जो है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। ठीक है, भारतीय इतिहास में इसी के कारण जो है इसको क्लासिकल युग कहा जाता है। ठीक है, एक बार और देखेंगे, एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन का। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर है स्टूडेंट सी। इसके एक्सप्लेनेशन पे चलेंगे। गुप्त सम्राटों के शासनकाल में सभ्यता और संस्कृति के प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई तथा हिंदू संस्कृति अपने उत्कर्ष की पराकाष्ठा पर पहुंच गई। गुप्त काल की चहुमुखी प्रगति को ध्यान में रखकर ही इतिहासकारों ने इस काल को जो है स्वर्ण युग कहा। इसी काल को जो है क्लासिकल युग अथवा भारत का पेरिक्लीस युग कहा जाता है। क्लासिकल युग कहा जाए या फिर पेरिक्लीस युग। पेरिक्लीस मीन्स क्या होता है? पेरिक्लीस मीन्स होता है स्टूडेंट श्रेष्ठ। पेरिक्लीस मीन्स क्या होता है? श्रेष्ठ युग कहा जाता है इसको, या फिर क्लासिकल युग कहा जाता है। ठीक है, तो किसको कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। समुद्रगुप्त, मैंने आपको पढ़ा था समुद्रगुप्त के टाइम पीरियड के बारे में। समुद्रगुप्त जो हैं किसके फादर थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। इनका मैंने टाइम पीरियड आपको बताया था। इनका जो शासनकाल का टाइम पीरियड था वो 335 से 375 शासनकाल था किसका? समुद्रगुप्त का। ठीक है, 335 से 375 था, और 375 से 415 जो थे इनके बेटे जिनका नाम था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासनकाल माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ? समुद्रगुप्त का, मैंने आपको बताया था समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि समुद्रगुप्त को जो है भारतीय इतिहास का कुछ वैसा भी नाम था। देखिए यहाँ पे लिखा होगा आगे। समुद्रगुप्त को आदर्श संपूर्ण पृथ्वी को बांधना जिसको कहा जाता धरीबंध तथा, जबकि चंद्रगुप्त द्वितीय का आदर्श कीर्तस्थन पृथ्वी जय समस्त पृथ्वी को जीतने वाला था। क्या था? समस्त पृथ्वी को जीतने वाला। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? इस युग की कला में अधोत्पात, आध्यात्मिकता, शालीनता और भारतीयता, ठीक है ना, भारतीयता दिखाई गई। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है स्टूडेंट बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, समुद्रगुप्त ने भी अपने बड़े ही अच्छे कार्य किए थे, तो जिसके कारण
जो समुद्रगुप्त का जो वो था काल, शासनकाल था, उनको भी कई नामों से जोड़ा गया था। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ाया था समुद्रगुप्त के बारे में, ठीक है ना। समुद्रगुप्त के शासनकाल को क्या कहा गया था मैंने आपको बताया था, तो इसलिए जो है इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, है ना। मैंने बताया था समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है, और मैं इसको कहा जाता है स्वर्ण युग भी माना जाता है, मैंने आपको बताया था। समुद्रगुप्त के शासनकाल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है, मैंने आपको पढ़ाया भी था स्वर्ण युग। समुद्रगुप्त के शासनकाल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है, जबकि इनका काल 335 से 375 था, ठीक। एक बार दोबारा से देख लेंगे। समुद्रगुप्त का आदर्श संपूर्ण पृथ्वी को जो है बांधना था। इनको धरीबंद भी कहा जाता था। जबकि चंद्रगुप्त द्वितीय का जो आदर्श था वो क्या था, कृत इस्न पृथ्वी जय, यानी कि समस्त पृथ्वी को जीतने वाला, समस्त पृथ्वी को क्या है, जीतने वाला। इस युग की कला में आदोपांत, आध्यात्मिकता, शालीनता तथा भारतीयता जो है दिखाई पड़ती है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या करा, बहुत सारी रचनाएं करी, जिसमें जिस तरीके से शेक्सपियर ने बहुत सारी रचना करके क्या कहते हैं, जो आउट ऑफ इंडिया के बारे में बताया, ठीक है ना, इंडियन कल्चर से आउट जो कंट्रीज है उनके कल्चर के बारे में बताया। इस तरीके से जो है कालिदास ने भी जो है इंडियन हिस्ट्री में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिखाया। इंडियन हिस्ट्री नहीं बल्कि इन्होंने साहित्य की में भी अनेक सारी रचनाएं लिखी हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर चलते हैं 45 पे, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट, आपसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। क्वेश्चन 45 आपकी स्क्रीन पर है। 45 में क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ, गुप्त काल को क्लासिकल युग कहा जाता है। गुप्त काल को क्लासिकल युग कहा जाता है, मैंने आपको बताया था समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त के काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल को क्या लिखा हुआ स्टूडेंट, गुप्त काल को क्लासिकल युग कहा जाता है। पहले लिखा हुआ वाणिज्य एवं व्यापार में प्रगति के कारण, वाणिज्य और व्यवसाय में प्रगति के कारण, कला और साहित्य में प्रगति के कारण, या फिर तकनीकी प्रगति के कारण, या फिर सार्वभौम सत्ता के कारण। तो क्वेश्चन में 45 की यदि राइट आंसर की बात करें तो 45 का स्टूडेंट राइट आंसर बताइए क्या होगा। 45 मैंने आपको बताया था। यहाँ पे क्या होता है, जब कालिदास आएंगे तो फिर जाहिर है कि वहाँ का साहित्य जो होगा चरम सीमा पर होगा। और कला की बात की जाए समुद्रगुप्त मैंने बताया था वीणा बजाते हुए देखा गया था। 45 का राइट आंसर क्या होगा, बी। 45 का राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कहा गया है, गुप्त काल में अजंता की कौन कौन सी गुफाएं निर्मित हुई। गुप्त काल में अजंता की कौन सी गुफाएं जो है निर्मित हुई, तो देखते हैं यहाँ पर अजंता की गुफा के बारे में। पहले क्या लिखा हुआ है, अजंता की गुफा नंबर लिखा हुआ 10, 11, 12, 13, 12, 13, 14, 15, 2, 8, 10 और 11, और डी में लिखा हुआ है 16 और 17। तो गुप्त काल में इनकी ज़्यादा ही नहीं, सिर्फ 2 का हुआ था। तो 2 ऑप्शन की यदि देखा जाए तो 2 जो है सिर्फ डी में ही है। किस में है, डी में ही है सिर्फ। तो राइट आंसर इसका 2 ही होना चाहिए। 2 का हुआ था, 2 का ही जो है निर्माण हुआ था, तो वो 2 ही हैं, तो डी आंसर होगा। अब देखते हैं वो कौन कौन से, इनका नाम देखें एक्सप्लेनेशन में। अजंता की 16-17 गुफा का संबंध गुप्त काल से है। 9वीं 10वीं गुफाओं का चित्र प्रथम शताब्दी ईसा के पूर्व की हैं। पहली दूसरी गुफाओं के चित्र 7वीं शताब्दी ईस्वी के हैं। 10वीं गुफा के स्तंभों पर अंकित चित्र 16वीं 17वीं गुफाओं के भित्ति चित्र गुप्तकालीन हैं। अजंता के गुफा चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो सभी को पता है। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 10वीं गुफा के स्तंभों पर अंकित चित्र और 16वीं 17वीं गुफा भित्ति के चित्र गुप्तकालीन है। 16वीं और 17वीं, तो राइट आंसर क्या हुआ, 16वीं 17वीं, यानी कि डी लिखा हुआ है। देखिए एक बार, 16वीं 17वीं गुफा के भित्ति चित्र गुप्तकालीन है, और यही इसका क्या है स्टूडेंट, राइट आंसर है, ठीक है। यानी कि डी 46 का राइट आंसर है। एक बार दोबारा से पढ़ लेंगे। जनता की गुफा 16-17 गुफा का संबंध जो है गुप्त काल से है, 16-17 का। 9वीं 10वीं गुफा जो है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में बनाई गई थी। पहली दूसरी गुफाओं के चित्र 7वीं शताब्दी ईस्वी के हैं। 10वीं गुफा के स्तंभ पर अंकित चित्र
जो है 16वीं 17वीं गुफाओं के भित्ति चित्र गुप्तकालीन है। अजंता की गुफा जो है बौद्ध धर्म से ही संबंधित है या फिर रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 46 के बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पे इन्होंने 47 से पहले 46 की एक्सप्लेनेशन दी है। एक बार समझेंगे। अजंता की 16वीं गुफा के चित्रों में, अजंता की 16वीं गुफा के, देखिए एक बार, अजंता के 16वीं गुफा के चित्रों में मरण सन राजकुमारी नामक चित्र सर्वाधिक सुंदर और आकर्षक है। 17वीं गुफा के चित्र विविध प्रकार के हैं, इसे चित्रशाला भी कहा जाता है। 16वीं में क्या है, एक राजकुमारी है जो कैसी बहुत ज़्यादा सुंदर है, और वो कैसी है, मरण स्न यानी कि मृत्यु उसको प्राप्त हो चुकी है और वो कैसी है, लेट हुई अवस्था में। ठीक है, आगे लिखा हुआ है जातक कथाएं सबसे अधिक जो है 17वीं गुफा में है। और क्वेश्चन आता है कि जातक कथाओं में गौतम बुद्ध के किसका जिक्र है, किस मतलब उनके जीवन संबंधी किसका जिक्र है। तो मैंने आपको पढ़ाया था जातक कथाओं का जो संबंध है उनकी जो है क्या बोलते हैं, दूसरे जन्म की जो है उससे आधारित जो है स्टोरी उसके अंदर है जातक कथाओं में। ठीक है ना, उनके दूसरे जन्म की जो है स्टोरियाँ उसमें दी हैं जातक कथाओं में। ठीक है, तो एक बार दोबारा से देख लेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, और ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है कि कौन सी गुफा में है मरण स्न राजकुमारी लेटी हुई है। तो गुफा नंबर 16 में। 17वां की बात की जाए, गुफा नंबर 17वीं की, तो उसमें विविध प्रकार के क्या हैं, चित्र हैं, जिसको चित्रशाला कहा गया। बात की जाए आगे 17वीं गुफा की, तो 17वीं गुफा में जातक कथा है। और जातक कथाएं मैंने आपको बताया था, जातक कथाओं में गौतम बुद्ध के बारे में जिक्र है और गौतम बुद्ध के द्वितीय जन्म जो है उसके बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, आगे देखें अजंता के प्राचीनतम चित्र का काल। अजंता के प्राचीनतम चित्र का काल पर क्या लिखा हुआ है, पहली शताब्दी। क्या लिखा है, पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी, तीसरी शताब्दी या फिर चौथी शताब्दी, या फिर चौथी शताब्दी। ठीक है, तो राइट आंसर पे यदि बात की जाए अजंता के प्राचीनतम चित्र के काल का, तो अभी हमने पहले पढ़ा था अजंता के प्राचीनतम चित्र के काल के बारे में, आपको ध्यान हो आपके, अभी मैंने आपको बिल्कुल अभी डिस्कस करवाया। ठीक है, तो वो कौन सा काल था स्टूडेंट, पहली शताब्दी ईस्वी में अजंता के प्राचीनतम चित्र का काल माना जाता है। ठीक है, और मैंने आपको ये चीज़ जो है जब मैंने पढ़ाया था ऋग्वैदिक काल वैदिक काल, तो उसमें पढ़ाया था। ठीक है, एक बार देख लीजिए एक्सप्लेनेशन को भी, देखिए एक्सप्लेनेशन पे भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर है ए। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र, क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। प्रारंभ में 29 गुफाओं में चित्र बने थे, लेकिन वर्तमान में केवल 6 ही गुफाएं हैं, जिसमें 1, 2, 9, 10 तथा 16, 17 चित्र ही शेष बचे हैं, क्योंकि ज़माने के साथ साथ जो है वो कैसे हो गए हैं, धुंधले हो गए हैं। ठीक है, 9वीं 10वीं गुफाओं के चित्र प्रथम शताब्दी ईस्वी के पूर्व के हैं। पहली दूसरी गुफा के चित्र जो हैं 7वीं शताब्दी ईस्वी के हैं। देखिए यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि पहली गुफा में क्या है, इसके साथ साथ पूछा जाता है, मतलब जैसे हमने अभी पढ़ा था कि 16वीं जो गुफा थी उसमें एक मरण इस राजकुमारी सुंदर लेटी हुई थी, हमने अभी पढ़ा था। और 17वीं हमने पढ़े थे बहुत सारे वहाँ पे विविध प्रकार के चित्र, जिसके कारण उसको चित्रशाला कहा जाता है। और जातक कथाओं में जो है 17वीं गुफा में है। तो ये भी पूछा जाता है जो 17वीं गुफा जो है और जो 16वीं गुफा जो है ये कौन सी शताब्दी बनवाई गई थी, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं। अजंता की गुफा की बात की जाए तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। प्रारंभ में अजंता की 29 गुफाओं में चित्र बने थे, परंतु वर्तमान समय में केवल 6 गुफाओं, जिसमें नंबर में दिया हुआ है 1, 2, 9, 10 तथा 16, 17 के चित्र ही सिर्फ बचे हुए हैं। 9वीं 10वीं गुफाओं के चित्र जो हैं प्रथम शताब्दी के माने जाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 9वीं गुफा जो है, 9वीं और 10वीं गुफा जो है उसमें प्रथम शताब्दी ठीक है ना, प्रथम शताब्दी में 9वीं 10वीं गुफा के चित्र, 9वीं 10वीं गुफाएं प्रथम शताब्दी चित्र अंकित हैं। ठीक है, और बाद में दिया हुआ है इसमें पहली और दूसरी गुफा
पहली और दूसरी गुफा। पहली और दूसरी गुफा के चित्र जो हैं वो 7वीं शताब्दी के हैं, 7वीं शताब्दी, ठीक है, 7वीं शताब्दी। दोबारा देख लेंगे एक बार। 9वीं और 10वीं गुफा है, 9वीं और 10वीं गुफा है, उसमें जो है प्रथम शताब्दी का उसमें जिक्र है। प्रथम शताब्दी में 9वीं 10वीं गुफा बनाई गई थी, जबकि 7वीं शताब्दी में जो है पहली और दूसरी गुफा बनाई गई थी। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 16वीं जो नंबर की जो गुफा है उसमें क्या है, 17वीं नंबर की जो गुफा है उसमें क्या है, ठीक है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछे ही जाते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन पर आप उठा के देखिए, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक बार इसके जो इम्पोर्टेंट जो दिए हुआ फैक्ट इसको भी देख लेते हैं एक बार। देखिए एक बार इम्पोर्टेंट फैक्ट में कि 16वीं 17वीं गुफाओं के भित्ति चित्र जो हैं गुप्तकालीन है। 16वीं और 17वीं, अभी हमने इसको पढ़ा था, 17वीं में बहुत सारे चित्र हैं, तो इन्होंने चित्र बताया था, इसके कारण इसको चित्रशाला कहा जाता। इन्होंने यहाँ पे बताया कि ऐसे भित्ति चित्र भी हैं, गुप्तकालीन भित्ति चित्र भी हैं इसमें। अजंता की गुफा चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये तो हमें पता ही है। अजंता की गुफा 16वीं गुफा के चित्रों में मरण इस राजकुमारी नामक चित्र सर्वाधिक सुंदर और आकर्षक है। जातक कथाएं सबसे अधिक 17वीं गुफा में हैं, और जातक कथा में गौतम बुद्ध के बारे में जिक्र हुआ है, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्वेश्चन नंबर 48 आपकी स्क्रीन पर है। इसके बाद में हमारे बस हैं कुछ ही क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन फिर देखिए आगे यहाँ पर, और देखिए पूछा हुआ भी एग्जाम में, ठीक है। तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। निम्नलिखित में से अजंता के किस गुफा में मरण इस राजकुमारी के दृश्य अंकित हैं। पहले क्या लिखा हुआ, गुफा नंबर 1, गुफा नंबर 9, गुफा नंबर 10 और गुफा नंबर 16। तो हमने क्या पढ़ा था, हम लगा लेंगे एक 16 साल की कन्या, माइंड में टिक लगा लेंगे। 16 साल की कन्या जो है मरण इस अवस्था में जो है लेटी हुई है, जो अत्यधिक सुंदर लग रही है। कैसी लग रही है स्टूडेंट, अत्यधिक सुंदर। तो राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा, डी जो है इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा स्टूडेंट, डी जो है इसका राइट आंसर होगा 48 का। आगे चलते क्वेश्चन 49 पर आज का हमारा, इसके बाद में बचता है लास्ट क्वेश्चन। किस काल में मंदिर की वास्तुकला सर्वप्रथम गंगा और यमुना आकृति की थी। किस काल में मंदिर की जो वास्तुकला थी, मंदिर का जो स्ट्रक्चर था, ठीक है ना, वास्तुकला में सर्वप्रथम गंगा और यमुना की आकृतियाँ आती हैं। तो मैंने आपको ये पहले भी पढ़ा था ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा भी जाता है, ओके। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ है 2020 में। पहले क्या लिखा हुआ, परमार, बी में लिखा हुआ पल्लव, और सी में लिखा हुआ गुप्त, और डी में क्या लिखा है स्टूडेंट, चंदेल। डी में क्या लिखा है स्टूडेंट, चंदेल लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 का जो स्टूडेंट राइट आंसर वो क्या होगा, किस काल के मंदिर की वास्तुकला सर्वप्रथम गंगा यमुना की आकृति पर आती है। तो वो कौन सा काल है, वो है गुप्त काल। कौन सा स्टूडेंट, 49 का राइट आंसर होगा सी। आगे चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे, समझते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के द्वारा। देखिए एक बार एक्सप्लेनेशन के द्वारा समझते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 49 की एक्सप्लेनेशन। गुप्तकालीन वास्तुकला के सर्वोत्तम उदाहरण है जो है मंदिर हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, गुप्त काल को एक आर्ट ब्राह्मण का काल भी माना जाता है। क्यों, क्योंकि उस टाइम पर जो है चारों वर्णों की जो मैंने आपको बात बताई गई थी, ब्राह्मणवाद शुरू हो चुका था। ब्राह्मणवाद शुरू होने के पश्चात जो है मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ। इसी के कारण इसको जो है सर्वोत्तम उदाहरण जो है मंदिर का माना जाता है। वस्तुतः मंदिर के अवशेष हमें इसी काल से ही मिलने लगते हैं। गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर बने चौखट पर मकरवाहिनी गंगा, कुर्मवाहिनी यमुना की आकृतियाँ जो हैं उत्कीर्ण मिलती हैं, जो गुप्तकालीन की जो अपनी खुद की विशेषता है, ठीक है। एक बार दोबारा से देख लेंगे, इम्पोर्टेंट है। गुप्तकालीन वास्तुकला में सर्वोत्तम जो उदाहरण है वो मंदिर ही है। वस्तुतः मंदिर के अवशेष हमें इसी काल से मिलने लगते हैं। गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर बने चौखट पर मकरवाहिनी गंगा और कुर्मवाहिनी यमुना की आकृतियाँ उत्कीर्ण मिलती हैं, जो गुप्तकालीन की अपनी विशेषता है, ओके। तो प्रवेश द्वार पर चौखट पर क्या मिलती है, गंगा,
और यमुना जो है, यमुना की आकृति जो यहाँ पे वो क्या है, उत्कीर्ण है। और ये इसका गुप्तकालीन का जो है फीचर है गुप्तकालीन टेम्पल का। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 50 आज का हमारा अंतिम लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 जो है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें लिखा हुआ नहीं, लेकिन क्वेश्चन 50 यहाँ पे करवा देती हूँ। देखिए एक बार क्वेश्चन 50 में देखिए क्या है। क्वेश्चन 50 की बात की जाए, उसमें क्वेश्चन पूछा हो गया है धमेक स्तूप। धमेक स्तूप जो है कहाँ पे स्थित है, ये पूछा गया है 50 में। ठीक है, ये क्वेश्चन में ध्यान नहीं रहा इसमें ऐड करने का। ठीक है, धमेक स्तूप के बारे में पूछा गया है, तो ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन देख लेंगे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 50। पहला क्या है, सांची, सांची। ठीक है, बी में क्या है, सारनाथ। ठीक है, सारनाथ। ठीक है, उसके बाद में बात की जाए बरहूत, किसकी, बरहूत है। उसके बाद में हमारा क्या है, झांसी, क्या स्टूडेंट, झांसी। तो बात की जाए धमेक स्तूप की, इम्पोर्टेंट है और पूछा जाता है क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन ये। धमेक स्तूप कहाँ है, तो क्या है, पहले का सांची, सारनाथ, बरहूत और झांसी में। ठीक है, तो राइट आंसर की बात की जाए तो धमेक स्तूप, जैसे कि आपको पता चलता है स्तूप, मैंने आपको बताया था स्तूप क्या होता है, अद्र, ये देखिए इस तरीके से होता है, अद्र गोलाकार, थोड़ा सा ऐसा होता है अद्र गोलाकार। दोबारा बना के दिखाती हूँ आपको, देखिए ये बड़ा सा होता है अद्र गोलाकार, अद्र गोलाकार होता है। इसको बोलते हैं कि थुआ या फिर ढेर बोला जाता है, थुआ या फिर ढेर होता है, इसको बोला जाता है। ये कैसा होता है, गोलाकार होता है। ठीक है, तो पूछा गया है धमेक स्तूप स्टूडेंट कहाँ पर हैं, तो पहले का सांची, सारनाथ, भरहूत और झांसी। तो बात की जाए धमेक स्तूप की, तो राइट आंसर इसका सारनाथ। कहाँ स्टूडेंट, सारनाथ। और मैंने आपको पढ़ाया था सारनाथ जो है कहाँ पे स्टूडेंट स्थित है, गुजरात में स्टूडेंट स्थित है। ठीक है, तो धमेक स्तूप कहाँ पर स्टूडेंट, सारनाथ में। और स्तूप का मीन्स क्या होता है, थुआ या फिर ढेर इसको बोलते हैं। और ये कैसा होता है, अद्र गोलाकार होता है। ठीक है, तो 50 का स्टूडेंट ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। और हम आगे चलेंगे 50 क्वेश्चन के बाद में 10 क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ में आएंगे अगली बार। तो तब तक के लिए आज इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो हम आपके साथ मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, न्यू नॉलेज के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मल्टीपल टाइम अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर एंड बाय बाय। Like and subscribe and feedback me. Take care and bye bye.